हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। हर एक बैंक एग्जाम के इंटरव्यू में ये बार बार पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन कितने बार हुआ था हिस्ट्री में और बैंकिंग के हिस्ट्री में, और क्यों क्यों हुआ था और कब कब हुआ था, ठीक है। तो इस नेशनलाइजेशन के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं नेशनलाइजेशन का बैकग्राउंड के बारे में कि नेशनलाइजेशन क्या होता है और क्यों करा गया था, ठीक है। तो देखिए, एक बात देखिए, जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था यानी कि 1969 के पहले की बात है, ठीक है। तो हमारे देश के जो जो देश में जो प्राइवेट बैंक थे वो सब डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेट बैंक्स ही चला रहे थे तभी। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है, बाकी देश का कोई उनको देश के बारे में वो लोग सोचते नहीं है, ठीक है। तो क्या होता था, तो अगर प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, ग्रामीण का, जैसे कोई रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया है, या फिर लोअर इनकम जो लोग हैं, ठीक है, या फिर पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग हैं, इनके लिए कोई बैंकिंग का फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते थे, ठीक है। इनके लिए कोई बैंकिंग का फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि कोई रूरल गांव का लोग है जिसको एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, ये प्राइवेट बैंक उनको लोन नहीं देंगे, क्योंकि उनको डाउट रहता था कि ये गरीब लोग रिटर्न कर पाएंगे ना लोन अमाउंट, ठीक है। और कोई स्मॉल बिजनेस ओपन करना चाहता है, उनको भी ये लोग लोन नहीं दे। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे बहुत ही कम इनकम वाले जो लोग हैं, उनको प्राइवेट बैंक अपनी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे, ठीक है। जैसे किसी को एजुकेशन लोन चाहिए तो ये लोग प्रोवाइड नहीं कर, बस तो गरीब ही रहेगा ना, वो अपने पढ़ाई भी कर नहीं पाया क्योंकि उसको जो लोन चाहिए था पढ़ाई के लिए वो नहीं मिला, ठीक है। तो उन सब जो प्रायोरिटी सेक्टर होते थे, ठीक है, उन प्रायोरिटी सेक्टर को गवर्नमेंट अपनी जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए जितने भी प्राइवेट बैंक है उनको अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, ठीक है। यही कारण था जिसके लिए हमारा नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। और एक बार मैं बता देता हूँ कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, पुअर थे, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर फार्मर्स थे, ठीक है। और जिनको जो वीकर सेक्शन थे, जिनको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए था, और भी जो बेसिक नीड है वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा, खुद के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स को क्या करा, अपने अंडर लाने की कोशिश करा, जिसके लिए प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करना था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 1969 में जो नेशनलाइज कर गया उसमें 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, ठीक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय प्राइवेट बैंक्स। उस टाइम जो प्राइवेट बैंक्स थे उनके द्वारा डोमिनेटेड था, ठीक है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद क्या, प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज, जो कि सिर्फ शहरी लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, और शहर के लोगों को जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। एंड सर्विंग द अफ्लुएंट, जिसके पास बहुत पैसा है उनको ये लोग सब बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनसे वो लोग बैंक वाले प्रॉफिट कमाते थे, जो इनके पास बहुत पैसा है, अमीर लोग जो थे उनसे ही ये लोग बैंक की प्रॉफिट बढ़ाते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स आर लार्जली नेग्लेक्टेड। ये तो मैं आपको बता रहा था कि जो एग्रीकल्चर था, ग्रामीण एरिया था, इनको ये लोग जो प्राइवेट बैंक्स थे नेग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इनको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है। लीडिंग टू क्रेडिट शॉर्टेज फॉर फार्मर्स, जो इसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है। एंड स्मॉल बिजनेस को भी क्रेडिट नहीं मिलता था, और वीकर सेक्शन से भी क्रेडिट नहीं मिलता था। यही वो रीजन था जिसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइज बैंक्स को करा, ठीक है। चलिए और कुछ चीज़ आगे जानते हैं नेशनलाइजेशन के बारे में। फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है, दो ही फेज में नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये जो फर्स्ट फेज था जिसमें 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था, ठीक है। तो चलिए जानते हैं 1969, ये जो 1969 है, यहाँ पे 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, जुलाई 1969 को नेशनलाइज होता है, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड। तो और कौन से बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था, बैंक विथ डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर, जो बैंक थे जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा की डिपॉजिट्स होता था, उन्हीं को प्राइवेट नेशनलाइज करा गया, ठीक है। उन्हीं को क्या करा गया, नेशनलाइज करा गया, 1969 की बात है, ठीक है। तो कौन कौन से बैंक, ये आप पढ़ लीजिएगा जो बैंक थे,
इनको नेशनलाइज करा गया था 1969 में, ठीक है। चलिए और आगे जानते हैं सेकेंड फेज जो रहेगा, ठीक है, नेशनलाइजेशन का सेकेंड फेज, जिसमें फेज 2 ऑफ 1980 ये जो सेकेंड फेज था, इसी में 6 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया। कितने बैंक को? 6 और को, ठीक है। वहाँ पे 14 था, यहाँ पे 6 और, ठीक है। की एक्शन 6 मोर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। क्राइटेरिया बैंक्स विथ डिपॉजिट अप टू 200 करोड़। वहाँ पे जो 1969 में हम पढ़े थे ना, और एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो 1969 वाला हम पढ़े थे, वहाँ पे जो भी बैंक जिसका 50 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट था उसी को नेशनलाइज करा गया। और यहाँ 1980 में जो भी बैंक जिनका 200 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट था उनको नेशनलाइज करा गया। इतना याद हो गया आपको? ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन के बारे में जानते हैं। नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करना, जैसे एक्सटेंड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल एरिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि ग्रामीण एरिया को और इंडिया के हर किसी भी पब्लिक को बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड हो। तो एनहांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ही से होना था, ठीक है। जैसे ही बैंक्स गवर्नमेंट का कंट्रोल आए तो उसे क्या हुआ, एक्सटेंड बैंकिंग सर्विस टू रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया को बैंकिंग सर्विस आप प्रोवाइड करना था। सेकेंड जो नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, रिडायरेक्ट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट। जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाएगा किनके द्वारा? बैंक्स के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं? एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट। याद रखिएगा, हम और एक भी टॉपिक पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए हम सेपरेट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। फिर जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ बैंक बाय फ्यू वेल्दी इंडिविजुअल्स। जैसे कि उस टाइम जो बैंक्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो पैसे वाले लोग हैं उनसे वो जो पावर छीन के नॉर्मल लोगों के पास पहुंचाना था, ठीक है। नंबर 4 में देखिए सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनल देम इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, ठीक है। सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर कोई भी इनकम कर रहा है और आपने पास ही पैसा रख रहा है तो उससे थोड़ी इकोनॉमिक डेवलप होता है। उस सेविंग्स को मोबिलाइज करना था, ठीक है, चैनलाइज, एक तरफ से एक सेविंग को, एक जो भी पोजीशन है उस सेविंग्स का उसी से उठाकर किसी और चैनल में लगाना था, ठीक है। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है वो बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जिससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड चैनल देम इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर, जैसे मैं अभी बोला कि जो पैसा अपने पास रख लेने से इकोनॉमी डेवलप नहीं होता है, पैसों को चैनलाइज करना होता है दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर में, ठीक है, जो सेक्टर से वो पैसा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, प्रमोट इक्विटेबल ग्रोथ। आपको पता है हमारे देश में अभी भी जो ईस्टर्न स्टेट है ना बहुत पीछे है, ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट ये लोग बहुत पीछे हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, ठीक है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये स्टेट्स बहुत आगे चले गए हमारे बाकी ईस्टर्न स्टेट्स से, ठीक है। तो ईस्टर्न स्टेट्स को या फिर जो भी स्टेट्स गरीब है उनको आगे ले जाने के लिए ये रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए नेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए और आगे चलिए बढ़ते हैं। मेरी हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं जो चाहता हूँ ना कभी कभी वो समझाना आपको मैं क्लियर से बोल नहीं पाता हूँ हिंदी, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं इसे पढ़ाता रहूँगा तो एक दिन मैं ज़रूर सीख जाऊँगा हिंदी, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलाइजेशन, उसका इम्पोर्टेंस क्या था? एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रांच नेटवर्क, उससे क्या हुआ, ब्रांच की नेटवर्क, जैसे बैंक के जो ब्रांचेस होते हैं ना उनके जो ब्रांचेस का बढ़ना, ठीक है, वो एक्सपांड हुआ। मासिव ग्रोथ इन बैंक ब्रांच स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। इन ही एरिया में बैंकिंग के ब्रांच नए ब्रांच सब खोलने लगे, ठीक है, नया ब्रांच सब एस्टेब्लिश होने लगा। फ्रॉम 8,262 ब्रांचेस इन 1969, याद रखिएगा 1969 में 8,200 ब्रांचेस थे। द नंबर ग्रीव टू ओवर 1 लाख बाय नियरली 2000। सिर्फ नेक्स्ट 31 ईयर्स में 1961 टू 2000 के अंदर 1 लाख बैंक ब्रांचेस नए हो गए, ठीक है। जो 8,000 ब्रांचेस था 1969 में वो बढ़कर 1 लाख हो गया। इतना समझ में आ गया आपको?
और क्या चीज़ हुआ, इंक्रीज डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैंक में अकाउंट होने लगा, तो बैंक में अकाउंट होने के क्या बेनिफिट रहेगा, तो जो लोगों के डिपॉजिट और एडवांसेस है वो बैंक के पास सेफ रहे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और एक चीज़, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके ऊपर मैं आपको बोल दिया हूँ कि एक सेपरेट टॉपिक हम क्लास करेंगे जिसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को अच्छे से समझें, क्योंकि बैंक के हर एक इंटरव्यू में चीज़ पूछा था कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन सी है, तो आपको ये बता देना है कि एग्रीकल्चर हो गया और ग्रीन एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सी फील्ड को देता है, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लैंडिंग करते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसीज लाइक डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI, इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे कि छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें DRI समझे कि हर डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे इम्प्लीमेंट होता है जब कोई बैंक से लोन लेता है। ठीक है, और एक चीज़ जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि जो हाँ 8,000 बैंक के ब्रांचेस था अब 1 लाख हो चुका था, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ ना, और जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हुए बैंक के लोन के माध्यम से वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। चलिए और आगे जानते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश में जो इकोनॉमी था वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन हुआ, स्ट्रेंथन द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक रेजिलियंस ड्यूरिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक रेजिलियंस क्राइसिस के टाइम जो देश को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हुआ इन बैंक ने की नेशनलाइजेशन वजह से। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। तो आपको अभी कोई पूछेगा कि नेशनलाइजेशन क्यों करा गया, तो आप आराम से बता सकते हैं कि बैंक के ब्रांचेस को बढ़ाना था, रूरल एरिया को लोन प्रोवाइड करना था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लोन प्रोवाइड करना था। ठीक है, जो पहले जैसा होता था प्राइवेट बैंक सिर्फ अमीर लोगों को, वेल्दी लोगों, इंडिविजुअल्स को बैंकिंग सपोर्ट देते थे, तो नेशनलाइजेशन के बाद वो सब जो डिफरेंट सेक्टर है सोसाइटी के सभी को अपनी लेंडिंग फैसिलिटी और बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेशनलाइजेशन के बारे में। 2 बार ही हुआ था, 1969 में 14 मेजर बैंक को प्राइवेटाइज नेशनलाइज करा गया था, और 1980 में 6 और प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसी थैंक यू नोट्स के साथ ही इस क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में जहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि वरना यूट्यूब आपको ये वीडियोज़ रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, और लाइक आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, ये आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।